हो गया टेस्ट पूरा कंप्लीट पूरा। कैसा था क्वेश्चन? वही बताने तो आए हैं। चलो पहला क्वेश्चन कौन सा है? यही ना? एक तरफ हिंदी दिया हुआ है, एक तरफ इंग्लिश दिया हुआ है। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा इस बार, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, मतलब इनमें से बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे गए हैं, है ना? इन जो लिखे गए बीमारियों के नाम है उसमें से कौन सा जो है जो जल जनित बीमारी है, और वो भी कैसा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसा इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो अगर हम स्टार्ट करें कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है, कॉलरा है जिसका आप हैजा कहते हैं, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, साइकोटोसोमियस और डिस्टेरी पेचिस रोग जिसको कहते हैं। ये कुछ रोग के नाम आपको दिए गए हैं, है ना? तो इसमें से कौन सा जल जनित रोग है? जल से क्या क्या हो सकता है? कौन कौन से हो सकते हैं? टाइफाइड, ये सबसे पहले कौन सा? टाइफाइड होगा। एक मिनट, दो चीज आपको पता है ना इसमें कि अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, तो दो चीजें तो होनी ही होनी है। एक हैजा होना ही होना है और दूसरा पेचिस रोग होना ही होना है। ठीक है, पेचिस मतलब दस्त वाला जो रोग होता है, ठीक है, पेचिस। और कौन सा हो गया? हैजा। और एक चीज पता है क्या नहीं हो सकता है? हेपेटाइटिस अब कभी भी वाटर से नहीं सुने होंगे। तो ए और ई क्या है हमारा? पॉजिटिव पॉइंट है, और बी क्या है हमारा? निगेटिव पॉइंट है। चलिए अब क्वेश्चन, अब आंसर पे आते हैं। आंसर से जब आएंगे तो बी क्या करना है? हमारा निगेटिव पॉइंट है ना, तो बी जहां जहां है उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, अब क्या फंसा? ए और ई इसमें भी है और ए ई इसमें भी है। डी में क्या लिखा हुआ था? साइकोटोमियस, है ना? और सी में क्या लिखा हुआ है? टाइफाइड। तो वाटर से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं? कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया और पेचिस हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे एक बार। कहता है सतह, सतह का मतलब धरातल के संस्तरों के नीचे उप मृदा में सामान्यतः निम्न स्तर पर कार्बनिक मात्रा और खनिज कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। मतलब जो हमारी सतह है उसको अलग अलग सतहों में बांटा गया है ना? जब पृथ्वी के हम अंदर जाएंगे तो उसके बहुत सारे क्या बने हुए हैं? लेयर्स बने हुए हैं। तो बोलता है कि सामान्यतः जो निम्न स्तर पर है उसमें सबसे ज्यादा क्या बात पाई जाती है? कार्बनिक मात्रा पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। आपका रीजन क्या कह रहा है? उपमृदा सामान्यतः अपक्षैतित चट्टानों खंडों से निर्मित होती है। एक होता है स्वाइल और एक होता है सब स्वाइल। एक होता है कौन सा? स्वाइल, और एक होता है कौन सा? सब स्वाइल। मिट्टी बनती कैसे है? पृथ्वी पर जो मिट्टी देख रहे हैं बनी कैसी है? मिट्टी कैसे बनी है?
मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? अगर पूछा जाए कि मिट्टी का निर्माण, है ना, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो क्या कहेंगे? मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? मिट्टी में क्या सब पाई जाती है? मिट्टी में कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, वो भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मिट्टी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बनिक यौगिक का मतलब इस तरह से कि जो उसका सरफेस है, उसके जब हम लेयर्स में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसको कार्बन यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक से जो बनता है उसको कहेंगे हम सॉइल। और सब सॉइल का कहने का मतलब है कि जब क्या होती है, मेड अप ऑफ वेदर रॉक फ्रेगमेंट्स, जब चट्टान के खंड धीरे टूटेंगे तो वहां से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसको क्या कहेंगे हम? सब सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि सतह धरातल पर सामान्यतः निम्न स्तर पर कार्बनिक मात्रा और खनिज लवण पाए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसको याद नहीं है तो आप सुनते होंगे कि पौधा कैसे खाना बनाता है। पौधे कैसे खाना बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, जिसमें बहुत सारे लोगों का हेल्प लेता है ना। किसका? सूरज से प्रकाश, मिट्टी से क्या हाँ, मिट्टी से खनिज लवण और जल, वही लिखा हुआ है ना, खनिज कण। ठीक है, वही लिखा हुआ है ना, खनिज कण। और जब चट्टान को फ्रेगमेंट करेंगे, धीरे धीरे टूटेगा, तो एक तो क्या, चट्टान की मिट्टी से बनी हुई ना, मिट्टी का पूरा हार्ड सॉइल कहते हैं उसको। और जब वो टूटेगा तो क्या बनाएगा? सब सॉइल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? सब सॉइल का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीजें कहीं ना सिलेबस में लिखी हुई हैं और ना ही आपकी किताब में लिखी हुई है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो जिससे संबंधित क्वेश्चन आए उसके बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बारे में हम जानते क्या क्या। घबराइए नहीं, थोड़ा सोचिए कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण, मिट्टी की बात हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के बारे में जब मैंने पढ़ा था बहुत बचपन में, तो वहां पर पढ़ा था क्या, वो खनिज लवण लेता है। नहीं, क्या करता है? खनिज लवण लेता है। मतलब खनिज लवण का मतलब खनिज कण। और जब मान लीजिए कि सॉइल से क्या बनाएंगे? चट्टान बनाई, और फिर वो टूटी तो क्या बनेंगे? अब वो सब सॉइल बनाएंगे ना। तो असर्शन रीजन दोनों सही है। चलिए, अब पंगा यहां पर है, अभी कहां, अभी तो और बाकी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस अगर एक गलत हो जाता तो सही था, लेकिन दोनों सही हो गए तो अब आप पंगे में फंसे हुए। क्या फंसे हुए पंगे में? तो पंगे में फंसे हुए, ये आंसर्स होगा या आंसर ये होगा? आंसर ये होगा या आंसर ये होगा? क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब यहां पर जब जाते तो हम एक पंगे में फंसते कि भाई अब कैसे करेंगे, क्योंकि असर्शन भी ठीक है हमारा, रीजन भी ठीक है। अगर कोई गलत हो जाता तब तो आसान थी, या तो सी हो जाता है तो डी हो जाता। लेकिन जब दोनों सही हो गया है तब पंगे फंसते हैं कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको पकड़ते कैसे हैं? तो मैंने इसके लिए 2-3 ट्रिक बताई हुई है। पहली ट्रिक है कि आप असर्शन से क्वेश्चन पूछिए क्यों। एक तरीका ये है। अगर इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि असर्शन रीजन में क्या एक ही जैसी बात कही जा रही है या दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर आप इस असर्शन रीजन को देखेंगे तो क्या है, दोनों में किसकी बात की रही है? मिट्टी की और सॉइल की और सब सॉइल की। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड थिंग्स हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर रिलेटेड थिंग्स नहीं होते तो जैसे अगर मान लीजिए मिट्टी और जल वाली बात होती तो दोनों ठीक होता, लेकिन व्याख्या नहीं। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? 37 का ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी एरोसोल? निम्नलिखित में से कौन सा एक, वो ऊपर नीचे हिंदी में हो गई है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय वायु विलीय एरोसोल है? समुद्री नमक, खनिज कण, सल्फेट कण और ब्लैक कार्बन। ठीक है, कह रहा है इसमें से कौन सा एक जो है द्वितीय वायु विलीय एरोसोल है? इसको कहते हैं सेकेंडरी एरोसोल, जिसमें सी सॉल्ट होता है, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कार्बन होता है,
सल्फेट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी एरोसोल की बात की जाती है तो वहां पर आता है हमारा कौन सा, सल्फेट पार्टिकल्स। सल्फेट पार्टिकल्स क्या है, द्वितीय वायु विलयक एरोसोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला है हजार्डियस वेस्ट इज लिक्विड और सॉलिड दैट कंटेन सब्सटेंस नोट टू बी। मतलब हजार्डियस वेस्ट जो है, मतलब कोई अगर आपदा आती है, उसका जो वेस्ट होता है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट है चाहे वो लिक्विड वेस्ट है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फैटल टू ह्यूमंस और एनिमल्स ओनली एट हाई डोजेस, टॉक्सिक, कैरिनोजिक और मेट्रोनेजिक टू ह्यूमंस, इग्निटेबल इवन एट टेम्परेचर्स लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, नॉन रिएक्टिव, कोर्सिव। हिंदी में पढ़ लीजिए। केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशु के लिए घातक होते हैं, मानव के लिए विषाक्त, कैंसरजनक या उत्परिवर्तनीय जीवी मेट्रोजेनिक होते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होते हैं, अनभिक्रियाशील होते हैं और संक्षारक होते हैं। जो हजार्डियस वेस्ट है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, तो हजार्डियस वेस्ट है चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, किस तरह का होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी इसमें। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि फैटल टू ह्यूमंस, ह्यूमन के लिए खतरा है कम से कम, ओनली एट हाई डोजेस। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई हजार्डियस वेस्ट है, हजार्डियस वेस्ट का मतलब कि जैसे बाढ़ आई और गांव में अनाज सड़ गया, तो क्या खाने पर ही क्या होगा, खराबी होगी, वो वैसे भी खराबी करेगा लोगों को। नहीं, वैसे नहीं, आप उल्टा जा रहे हैं, फिर से ट्रैक चेंज। बाढ़ आई 2004 में, बहुत सारे अनाज सड़ गए, तो क्या खाने पर खराबी होगी या वैसे भी खराबी होगा, वैसे भी खराब होगा ना। अगर हजार्डियस वेस्ट है तो चाहे जहर आप कम लो चाहे ज्यादा लो, बात तो बराबर ही करेगा ना, क्योंकि हजार्डियस वेस्ट का मतलब आपदा से उत्पन्न होने वाली कौन सी वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट नहीं है वो, आपदा से उत्पन्न होने वाली वेस्ट है। जैसे बाढ़ आया, अनाज सड़ गए, पशु मारे गए, अब वो बहक रहे हैं, गंद कर रहे हैं, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ भाई, उसके जो केमिकल्स निकले हैं, तो आप ले या ना ले उससे कोई मतलब नहीं है, आपके लिए हानिकारक होंगे। तो लिखा हुआ पहला ऑप्शन है कि केवल और केवल क्या करता है, केवल और केवल, केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशु के लिए क्या होता है, घातक होता है। ये तो ऑप्शन गलत है हमारा, ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। चलिए, अब दिया हुआ 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होते हैं, है ना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। और एक ये बोल रहा है अनभिक्रियाशील होता है। अनभिक्रियाशील का मतलब है यहाँ पर नॉन रिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन नहीं करेगा कभी भी। नॉन रिएक्टिव होता है या रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉन रिएक्टिव। तो क्या डी गलत है, डी जहां जाए वहां छांट दीजिए, अपने आप सारा देखिएगा ऑप्शन कट जाएगा, है ना, डी जहां जाए वहां छाट दीजिए। डी कहां कहां पर है, देखिए ध्यान से, डी है आपका यहां पर, यहां पर और यहां पर। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ई। कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए रहते हैं जहां से हम क्या कर सकते हैं, पूरा अच्छे से पकड़ सकते हैं, बस वो आपके नॉलेज को चेक कर रहा होता है कि आप कितने वहां पर क्या हैं, पूरा दिमाग नहीं लगाते, आधा। ठीक है, नॉन रिएक्टिव मतलब अनविक्रियाशील, कोई भी हजार्डियस वेस्ट होगा तो वो क्या होगा भाई, वो क्या होंगे हमारे, क्रियाशील होंगे, अभी कभी भी अनभिक्रियाशील नहीं हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी काट दीजिए सब जगह से, आंसर हो जाएगा बी सी ई, है ना। चलिए, यूट्रोफिक लेक, जो यूट्रोफिक लेक होते हैं, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिक लेक होते हैं, उसके अंदर मतलब क्या चीज ऐसा पाया जाता है, यूट्रोफिक का मतलब क्या होता है, सुपोषण। क्या होता है, सुपोषण कहते हैं। एक सुपोषणीय झील में क्या क्या चीज पाई जाती है, एक होता है वर्ड आप सुनेंगे कुपोषण, और एक होता है सुपोषण। सुपोषण का मतलब सब कुछ में मिलेगा। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर में क्या क्या होंगे, पोषक तत्वों में समृद्ध होती है। अगर पोषक तत्व समृद्ध है मतलब उसमें पोषक तत्व अच्छे से मिले हुए हैं,
तो क्या वो सुपोषणशील है या नहीं है ना, ये तुम्हारा सही है। दूसरा में है में अल्प जैविक पदार्थ होते हैं, अल्प होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होने चाहिए ना, तो बी हमारा क्या है, नेगेटिव है, और बी नेगेटिव है, बी जहां जाए वहां काट दीजिए, कौन सा कट जाएगा, डी कट जाएगा, ए कट जाएगा। अब क्या बचा, ए सी और सी डी ई, मतलब सी तो हमेशा सही है ना हमारा, और ए भी हमारा सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ए सी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कोई बात नहीं, किसका आंसर, इसके बी होंगे, बी गलत है ना ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन जहां जाए वो काटिए ना, क्या क्या कट जाएगा, अल्प जैविक बोल रहा है तो अल्प जैविक से ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे। अब क्या बचा है, ए सी सी डी ई, ठीक है। अब ए सी में दोनों में सी सी कॉमन है, तो सी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ए तो हमारा सही होगा ही होगा, ये हम 100% कंफर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो गलती है ना, ठीक है। ए सी आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, क्योंकि ए हमारा 100% सही है और सी क्वेश्चन के हिसाब से सही है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़े थे ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज अ ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, टोयोटो प्रोटोकॉल हुआ था, पक्का टोयोटो प्रोटोकॉल हुआ था ना। कितने ग्रीन हाउस गैस बताए गए थे, 6, कितने बताए गए थे, 6। अब उन 6 में से नाइट्रोजन संबंधित वाला कौन था, NO2, N2O, NO, N2O3। ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले कौन से गैस नहीं हैं, तो कौन से गैस पढ़े थे उसमें, मीथेल ब्रोमाइड, मीथेल क्लोरोफॉर्म, सीटीसी, हलोन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है ना, N2O 6 गैस थे ना, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेल ब्रोमाइड, मीथेल क्लोरोफॉर्म, उसके बाद ये CO कार्बन डाइऑक्साइड था, सीटीसी हलोन था, और हाइड्रोफ्लोरो कार्बन था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, कल ही आप पढ़े हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नाइट्रस ऑक्साइड, ना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ना ही नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ना ही नाइट्रोजन डिनिट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होगा, कुछ भी नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला, which of the following particulate matter type is also commonly known as reciprocal suspended particular matter। आपने पीएम पढ़ा है ना, पीएम 2.5 है ना, पीएम कितना 1.0, आप देखेंगे पार्टिकुलेट मैटर में बात की गई है आपके पेपर एनवायरमेंट में, तो बोला कि इस पार्टिकुलेट मैटर में कौन से ऐसे पार्टिकुलेट मैटर है जिसे RSPM कहा जाता है, क्या कहा जाता है, RSPM, रेसिप्रेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, RSPM। हिंदी नाम क्या है इसका, हिंदी नाम है उसका, हिंदी नाम है सामान्यता श्वसनीय निलंबित विविक्त पदार्थ, है ना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, PM1, PM 2.5, PM5 या PM10, PM कौन सा 2.5 ना, आंसर क्या हो जाएगा,
बी। सब खुश हो रहे हैं। पीएम नाम 2.5 आंसर है ना, पीएम 2.1 आंसर है, पीएम 10 आंसर है। ठीक है, पीएम 10 का मतलब 10 mm का मोटा वाला। ठीक है, पीएम 10 आंसर है। क्या आंसर है? पीएम 10। चलिए अगला है फॉर्मल्डिहाइड, वाइडली यूज्ड इन वुड प्रोडक्ट, है ना, जो लकड़ियों से बनने वाले सामान है उसमें फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड वाइडली यूज्ड इन वुड प्रोडक्ट्स एंड फैब्रिक्स इन वेरी स्ट्रॉन्ग एलर्जी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड constants in indoor air can be thousands times higher than outdoor air। ठीक है, घर में ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करना चाहिए, फर्नीचर का सामान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लकड़ियों और फैब्रिक, फैब्रिक मतलब क्या, हमारा जो कपड़ा है, ठीक है, उसमें 1000 गुना ज्यादा क्या है, 1000 टाइम्स ज्यादा बाहर से अंदर क्या है, हमारी फॉर्मल्डिहाइड पाई जाती है ना, फॉर्मल्डिहाइड पाई जाती है। फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है ना, जैसे लकड़ी का जब क्या होता है, कुदरता रहता है, कुछ सटता रहता है, तो उसका देखेंगे मतलब नहीं, महक जैसी गंध होती है, उसकी गंध जैसी होती है, उसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है कि वुड प्रोडक्ट्स और फैब्रिक्स में यूज किया जाता है, और इसके जो कंस्टेंट्स हैं वो 1000 गुना ज्यादा है, किसमें, बाहर से ज्यादा अंदर में, क्योंकि लोग कपड़ा घर में ही रखता है और लकड़ी का सामान भी कहाँ रखता है, घर में ही रखता है, तो वहां पर ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड पाई जाती है। इसको कहते हैं इंडोर पॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, इंडोर पॉल्यूशन। इसीलिए ज्यादा फर्नीचर का सामान नहीं रखना। ठीक है, कपड़ा भी ज्यादा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट। किसका, हाँ। अगला कथन है, 9वां होगा ना, थर्मल पॉल्यूशंस। नहीं नहीं, थर्मल पावर प्लांट हम बताए हुए थे, जहां पर क्या होता है, कोयले को जला करके बिजली उत्पादन की जाती है। तो जो थर्मल पॉल्यूशंस होंगे वो किस तरह का पॉल्यूशंस होगा, इज अ पॉल्यूशन ऑफ हॉट स्प्रिंग, is a pollution of water body, is a pollution of air, is increase of temperature in urban environment in comparison to surroundings suburban environment। मतलब वो, मतलब जो गैर शहरी क्षेत्र है, नहीं, उससे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ कर देता है, शहरी क्षेत्र में कर देता है, थर्मल पॉल्यूशन। क्या आंसर सही होगा बताइए, किस तरह का, किस तरह का पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन जो होगा वो किस तरह का पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन ना, थर्मल पॉल्यूशन क्या, कैसा पॉल्यूशन होता है, आपके थर्मल पावर प्लांट में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से याद आ जाएगा। थर्मल पॉल्यूशंस किस तरह का पॉल्यूशंस है, टेम्परेचर तो बढ़ाता ही है, ऐसा कोई नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ाता ही है, लेकिन किस तरह का, किसका पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। कभी भी मान लीजिए हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो एयर पॉल्यूटिंग हो रहा है, उससे एयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रही। देखिए, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो तापमान संबंधी कुछ सुने हैं कि तापमान संबंधी प्रदूषण, तापमान प्रदूषण सुने हैं, नहीं सुने हैं ना, एयर पॉल्यूशन सुने हैं, लेकिन एयर से कोई लेना देना है ही नहीं किसका, थर्मल पॉल्यूशन का। ठीक है, दूसरा क्या दिया, इज अ पॉल्यूशन ऑफ हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, गर्म हवा, नहीं, क्या उच्च जल स्रोतों का प्रदूषण है, हॉट स्प्रिंग पॉल्यूशन से। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करना कोई पॉल्यूशन नहीं होती है, पॉल्यूशन कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब थर्मल पॉल्यूशन कौन सा तरह का पॉल्यूशन है, तो थर्मल पॉल्यूशन जो है वो ना हॉट स्प्रिंग है, ना इंक्रीज है, ना पॉल्यूशन ऑफ एयर है, वो क्या है, इज अ पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी। क्योंकि तो जब थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पर कोयले के साथ साथ यूज किया जाता है पानी,
और वो पानी गर्म हो जाते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। और पानी गर्म होकर के, अब गर्म पानी क्या करेगा, फिर हटाएगा, क्योंकि बिजली बन गई ना, तो पानी का भाई रास्ता खत्म, तो उस पानी को कहाँ छोड़ा जाता है, फिर समंदर में, ठीक है। अब सोचिए कि कोई मछली ठंडा पानी में बेचारा आराम कर रहा था, डायरेक्ट गर्म पानी का सैलाब सा आ गया, नहीं, तो उसे कहते हैं वाटर बॉडी पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन वाटर बॉडी पॉल्यूशन है ना। तो कौन सा पॉल्यूशन, किस प्रकार का पॉल्यूशन है, वो आपके नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स मिला करके लिखे गए, उसको एक बार जरूर देखना कि थर्मल पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूशन है ना। उसके बाद न्यूक्लियर पॉल्यूशन किस तरह का पॉल्यूशन है, तो जैसे न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है तो क्या होती है, रेडियो एक्टिव, हाँ रेडियो धर्मी पॉल्यूशन कहा जाता है उसको, रेडियो एक्टिव किरण ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, grid connected photovoltaic system supplements the grid power during the daytime, है ना। Well, a grid connected photovoltaic system does not require additional equipment to control voltage etc. ग्रिड मतलब सुनते ना, ग्रिड मतलब क्या, जैसे हाँ पावर ग्रिड बनाया गया है, तो ग्रिड क्या करता है, ग्रिड का क्या काम है, जैसे हर एक गांव के भाई गांव आसपास में देखेंगे ग्रिड बनाया गया, ग्रिड क्या करता है, ग्रिड का काम क्या है, ग्रिड का काम क्या है, एक जगह बिजली बनती है और एक जगह क्या होता है, ग्रिड रहता है उसको, तो ग्रिड क्या करता है, ग्रिड मतलब एक सप्लीमेंट बनाएंगे, सप्लाई करने की चेन बनाई गई, तो अलग अलग जगह ग्रिड बना हुआ है। जैसे आप लहरिया से हम देखेंगे, वो उत्पादन नहीं करता है, ग्रिड है। अगलिया सान है मेरा, उत्पादन नहीं करता है, वो क्या है, ग्रिड है, पावर ग्रिड नहीं। देखिए वो जितनी वोल्टेज वहां पर उत्पादन होती है वो डायरेक्ट ना हम भेज सकते किसको, ट्रांसफार्मर को, और ना ही घर में, तो वो ग्रिड अलग अलग बना दी जाती है सप्लीमेंट के लिए। अब भाई अब इस क्षेत्र में इतना वोल्टेज का कंजम्पशन है तो उसके लिए इतना केवी का ग्रिड इस तरह बना दिया गया है। फिर उस ग्रिड से क्या किया जाता है, अलग अलग केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है, नहीं अलग अलग ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम है भाई कितना, वहां पर 33,000 वोल्ट आता रहता है, 11,000 के 3 तार होते हैं, है ना, तो 33,000 वोल्ट आता रहता है। अब 33,000 वोल्ट का मतलब बहुत ज्यादा अति वोल्ट है ना। तो वो क्या करता है, 11,000 के फेज में क्या करता है, तीनों को सबसे अलग अलग करता है। तो सुनते होंगे, देखेंगे ट्रांसफार्मर पर लिखा रहेगा सावधान 11,000 वोल्ट, ठीक है। जब ट्रेन चलती रहती है देखते हैं ट्रेन के ऊपर लिखा रहता है 25,000 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए उसकी कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है ना, तो 25,000 वोल्ट, अगर आदमी सटे तो जल जाए, इतना इतनी वोल्टेज होती है। बैठ के देखिए हम लोग वीडियो बने रील्स, ठीक है। तो मानव टच होते ही क्या होगा, जल जाएगा, इतनी उसकी क्या होती है, हाई कैपेसिटी रहती है। तो ग्रिड क्या करता है, जो अलग अलग पावर अलग अलग जगह से कंजम्पशन होकर आए, मतलब 33,000 इसको भेजा गया, तो वो कहाँ पे आती है, ग्रिड में आती है, और उसको वो बांटा रहता है अलग अलग जगह, क्योंकि एक ही जगह 33,000 को ला नहीं सकते। देखेंगे उसमें बहुत सारा तार वायर कनेक्टेड रहता है, बहुत सारे लाखों इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो क्या करेगा, पावर सप्लाई को मैनेज करता रहेगा, है ना। तो कहता है कि ग्रिड जो है, ग्रिड क्या करता है कि दिन में ग्रिड संबंधी प्रकाश वोल्टेज प्रणाली दिन के समय ग्रिड ऊर्जा अनुपूरित करती है, और दूसरा कहता है कि ग्रिड में किसी भी अलग तरह के इक्विपमेंट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भाई ग्रिड में बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है ना, उसी से ग्रिड का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, रीजन क्या है, गलत है ना, या कथन 2 जो है वो क्या है, गलत है, और कथन क्या है, पहला सही है। वोल्टेज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत, ठीक है। 10वां है ये, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स मेक रेन वाटर एसिडिक, अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेवार है, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा जो है सो गैस जिम्मेवार है, कौन सा पदार्थ जिम्मेवार है किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा? आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एक कोई पता हो रेन वाटर एसिडिक बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेवार है? रेन वाटर एसिडिक बनेगा इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक तो होगा ही कोई, एक नाम पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये नाम कंफर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड तो होंगे ही होंगे। तो ई तो होना ही होना है ना, तो ई होना ही होना है, तो क्या हो जाएगा? ए बी ई और ए सी ई। अब दो बचता है, बी होगा या सी होगा। सी में क्या लिखा हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। किस सी में क्या लिखा हुआ है? नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या अभी पढ़े हैं हम? ग्रीन हाउस गैस है, वो टेम्परेचर बढ़ाता है, कभी अम्ल वर्षा नहीं करा सकता। आंसर इज ए बी ई, ए बी ई। देखिए क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? सर ने बताया था टेम्परेचर बढ़ाता है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने वाला कौन सा है इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अम्ल वर्षा। दोनों का कोई संबंध नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड निगेटिव है, उसको काट दीजिए, अपने आप आंसर आपके हाथ में होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड बी को काटिए, अपने आप देखिएगा सारा आंसर हाथ में आ जाएगा। बी अपने आप कट जाएगा सब जगह, सॉरी सी ना, सी अपने आप कट जाएगा और आंसर बन जाएगा ए बी ई। आप लोग सब कुछ पढ़े हैं और सब कुछ मैंने बताया हुआ है, बस कौन सा हथियार कहाँ यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस पढ़े हैं हम, तो वो कभी भी अम्ल वर्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ाता है, अम्ल वर्षा नहीं करवाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इसमें क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे, और जैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड साइड हुए अपने आप आंसर आपके हाथ में, ए बी ई। विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं? नहीं, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, अमोनिया, सरफेस ओजोन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी डी ई। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड था उसमें, मीथेन था, नाइट्रस ऑक्साइड तो होगा ही होगा। अच्छा एक मिनट, नाइट्रस ऑक्साइड होगा तो दो ही हो सकते हैं ना, एसी और सी डी ई। सी सी कॉमन है, अब देखना ए होगा या डी होगा। ए किसकी बात कर रहा है? ए बात कर रहा है सरफेस ओजोन की, डी बात कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई जगह नहीं है। तो आप बोलेंगे सरफेस ओजोन का भी तो नहीं है ना, इसका सरफेस ओजोन भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सरफेस ओजोन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या? नहीं। और कार्बन मोनोऑक्साइड छांटने के बाद हमारा आंसर बन जाता है, तो बना दीजिए। नहीं लगा, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। कार्बन मोनोऑक्साइड था क्या? नहीं था, तो वो कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को छांट करके तुम आंसर मारो, हम 2 नंबर देने के लिए तैयार हैं। ओजोन की तरफ दिमाग ही नहीं खर्च करने ना मुझे, सरफेस ओजोन नहीं था ना, तो उस तरफ दिमाग खर्च करने ही नहीं है कि ओजोन नहीं था। हमें पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव निगेटिव, बस आंसर खत्म, ठीक है। क्या था और क्या होना चाहिए, इस पर रिसर्च पीएचडी के दौरान करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। हाँ ACE। दो चीज, जब भी ज्यादा ऑप्शन हो नेट में तो ये नहीं सोचना है वहां पर कि ये तो नहीं था ना, आपको जब भी कंफर्म हो गया कि ये था और ये नहीं था, और उससे अगर मिलकर क्वेश्चन बन रहा है तो बना दीजिए और आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इफ यू आर डिबेटिंग नहीं, देन यू आर लूज 2 मार्क्स।
ठीक है, अगर आपने डिबेट किया तो आप 2 मार्क्स लूज कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि नए नए रिसर्च होते रहते हैं, उसमें हो सकता है कि क्या कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो सरफेस ओजोन को, है ना, कोई थी नहीं है। चलिए अगला, पैसिव सोलर सिस्टम पंप a heat absorbing medium rather than storing heat in stationary medium। जो हमारी पैसिव सोलर सिस्टम पंप्स हैं वो क्या करती हैं, हीट ऑब्जर्विंग मीडियम है, क्या करती है, हीट ऑब्जर्व कर देती हैं, रेदर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। मतलब वो क्या करती है, जो स्टेशनरी मीडियम, मतलब जो क्या करना है, मतलब इसको हिंदी में क्या लिखा है, हाँ मतलब ये उष्मा संचित नहीं करती है, उष्मा अवशोषी है जो पैसिव सोलर सिस्टम है। दूसरा दिया है आपका कौन सा, सोलर एनर्जी कैन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर इवन इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस और मोर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सूरज की रोशनी से कितना टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हम वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, पैसिव सोलर सिस्टम, एक होता है एक्टिव सोलर सिस्टम, एक होता है पैसिव सोलर सिस्टम। एक्टिव सोलर सिस्टम जो है वो क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्या करता है एक्टिव सोलर सिस्टम, हीट को ऑब्जर्व करता है, नहीं। और जो पैसिव सोलर सिस्टम है, ये लिखा हुआ है, पैसिव सोलर सिस्टम पंप अ हीट ऑब्जर्विंग मीडियम रेदर देन स्टोरिंग हीट इन स्टेशनरी मीडियम। तो जितने भी हमारे पैसिव सोलर, दो तरह के सोलर सिस्टम है, एक होती है एक्टिव सोलर सिस्टम और एक होती है पैसिव सोलर सिस्टम। तो जो एक्टिव सोलर सिस्टम है वो क्या करती हैं, वो हीट जो एक्टिव है वो क्या करती हैं, हीट ऑब्जर्विंग है, हीट को ऑब्जर्व करती हैं। और जो पैसिव हैं वो क्या करती हैं, हीट नहीं हीट रिलीज कैसे करेंगे, आएगा तो इसके पास ही, वो स्टोर करेंगे हीट को, हीट स्टोर, ये लिख लीजिए यहाँ पर भाई, एक्टिव सोलर सिस्टम हीट ऑब्जर्विंग और पैसिव सोलर सिस्टम हीट स्टोरिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। और दूसरा जो आंसर है बिल्कुल कथन सही है, कि सोलर ऊर्जा से हम कितना डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। हाँ, डी फॉर डॉल, गुड़िया। चलिए नेक्स्ट, 39 मेरा 39 में था, और ये रहेगा ना, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद आउटडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी एंड ई वेस्ट। कौन सा बोल रहा है, सीबीएस, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, इसको कहते हैं रुग्ण भवन संलक्षण, जो है निम्न में से किससे संबंध है, वो आउटडोर एयर क्वालिटी से संबंधित है, इंडोर एयर क्वालिटी से संबंधित है, वो वाटर क्वालिटी संबंधित है, वो ई वेस्ट से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, इंडोर एयर क्वालिटी से। सीबीएस किससे संबंधित है, इंडोर एयर क्वालिटी से, इंडोर एयर क्वालिटी इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। हाँ, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे मोबाइल खराब होता है तो फेंक देते हैं, बैटरी खराब हो गई फेंक देते हैं, ठीक है, वो ई वेस्ट के श्रेणी में आता है। अगला है हमारा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इज द मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशंस, वाटर कंटेमिनेशंस, सोयल कंटेमिनेशंस, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर वाटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किस चीज को मेजर करता है, और ये कब होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब होती है, बीओडी किसको कहते हैं, जैसे देखते हैं कि पानी में अचानक क्या होने लगा, मछली मरने लगा अचानक ही पोखर में, क्योंकि ऑक्सीजन की उसको क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगता है वहां पर, तो उसको कहते हैं बीओडी। और वो किसको कंज्यूम करता है,
एयर सॉरी वाटर कंटेमिनेशन। ठीक है, ये लिखा है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर वाटर। भाई रिवर वाटर में अगर ऑक्सीजन होगा तो कभी भी बीओडी की स्थिति आएगी ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना वो सॉइल से है, ना वो एयर से है, ना ही ऑक्सीजन डिजॉल्व से, वो किससे है? वाटर कंटेमिनेशन। वाटर कंटेमिनेशन का मतलब है, मीनिंग दिया हुआ है उसमें। ठीक है, वाटर कंटेमिनेशन क्या होता है कि ऐसी वाटर जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम मौजूद हो। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्रोटोजोन आर एबल टू सर्वाइव conventional disinfection process. Some carcinogens such as chloroform are created during chloration process. दो चीज लिखी हुई है ना स्टेटमेंट, हाँ हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ सूक्ष्म जीव विशेषतः प्रोटोजोआ पारंपरिक विसंक्रमण प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। दूसरा है क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ कैंसरजनक क्लोरीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। तो बोला कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जैसे हम प्रोटोजोआ, तो जब वो क्या होता है कि पारंपरिक विसंक्रमण होता है तभी वो जीवित ही रह जाता है, वो मरता नहीं है। ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव है ना वो, उसको ज्यादा सेल की आवश्यकता नहीं है। तो अगर विसंक्रमण प्रोसेस भी होगा तो क्या वन सेलीय जीव हमेशा जीवित ही रहेगा, वो मरेगा नहीं। ठीक है, जैसे कोरोना की बात करते हैं तो वायरस बॉडी को मार करके तो भी जिंदा ही रहता था, वो तभी वो क्या रहता था? जिंदा ही रहता था, जब तक कि उस आदमी को क्या किया जाए? जलाया या मिट्टी में नहीं दफनाया जाए। तो लोगों ने जलाना बंद कर दिया था क्योंकि उसके शरीर में वो जीवित ही है अभी भी। और जैसे ही वो जलेगा तो वो जो जलेगा तो उसकी जो क्या होंगी, जलने की जो धुआं आएंगी वो हवा मिलेगा, फिर लोगों को कोरोना पैदा करेगा। इसीलिए लोगों को क्या करना शुरू किया? मिट्टी में दफनाना शुरू किया। तो जो हमारे प्रोटोजोआ जो विषाणु जीव होते हैं वो मरते नहीं है, भले हमारी बॉडी मर जाए वो नहीं मरेगी। दूसरा है हमारा क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ क्या है क्लोरीकरण गैस कब उत्पन्न होते हैं? क्या दिया हुआ है? क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ गैसेस कहाँ मौजूद है हमारे? हाँ, कुछ कैंसरजनक क्लोरीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होती है? सृजित होती है। कौन सा? क्लोरोफॉर्म गैस। ये भी आंसर क्या है? बिल्कुल हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 जिसका गलत हुआ होगा वो वही 37 यहाँ का है। अब उसके लिए घबरा क्या है, हमको याद है भाई 30 क्वेश्चन ही दिया तो 37 हो ही नहीं सकता है ना। अगला क्वेश्चन जिसका गलत हुआ होगा अपने कपार से अपने फोड़ लीजिए कपार, है ना। 17 क्वेश्चन जिसका गलत हुआ होगा उसका नाम खाली बताना, खड़े हो जाना पहले अपने आप, कपार फोड़ना है उसका बढ़िया। ठीक है, क्योंकि कल के क्लास में ही बताया गया और कल की लाइव क्लास में जो मौजूद था उसका तो बढ़िया से फोड़ेंगे। आईएसए का क्या है मुख्यालय? आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन पूछा गया। आईएसए ISA, the framework agreement of International Solar Alliance was opened for signature of member countries in New Delhi, India, Paris, France, Geneva, Marrakech, Morocco। बोला कि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क बन रहा था तो जो उसकी जो एग्रीमेंट हुई थी वो कहां हुई थी? वो कहां हुई थी? वो न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, मार्केस मोरक्को में हुई थी। ना उस टाइम कॉप का मीटिंग चल रहा था। आप देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जब उल्टेंगे पेज तो वो क्या कॉप का मीटिंग चल रहा था ना। किसका? वो है मार्किस मोरक्को, मार्किस मोरक्को। नहीं अब नहीं देखिए वो चीज मतलब क्वेश्चंस करवा रहा हूं देखिए शुद्ध ध्यान से पढ़िए। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा?
आईएसए का मुख्यालय कहां पर है? कौन से देश के साथ जुड़ा था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? ये अग्रीमेंट साइन कहां हुई थी? अग्रीमेंट साइन कहां हुई थी? तो मार्केस मोरक्को में। तो क्वेश्चंस करने से फायदा होगा जनाब कि आप जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को जान जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि अब नोट्स पढ़नी बिल्कुल बंद, अब सिर्फ क्या करनी है, क्वेश्चंस को पढ़नी है और आंसर हो जाएगा मार्केस मोरक्को। ठीक है, मोरक्को एक देश है जहां पर जगह है मार्केस और वहां पर अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में, है ना, गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, न्यू दिल्ली में नहीं, गुरुग्राम हरियाणा में। आंसर हो जाएगा 37 का डी। इसीलिए अब क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा पढ़ने हैं। हम जो जानते हैं वो बहुत जान गए हैं, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो नहीं जानते वो जाननी है। ठीक है, चलिए अगला है रिड्यूसिंग चाइल्ड मोरालिटी। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोरालिटी कौन से गोल में निहित है? एसडीजी, एमडीजी, एसडीजी एमडीजी दोनों, या ना ही एसडीजी में ना ही एमडीजी में। चाइल्ड मोरालिटी को कहां पर स्थान दिया गया है? चाइल्ड मोरालिटी को स्थान कहां दिया गया है? दोनों में दिया गया है, सिर्फ एसडीजी में दिया गया है, या सिर्फ एमडीजी में दिया गया है? इसकी reducing child mortality was one of the goals of sustainable development, MDG millennium development, और दोनों या सिर्फ, या तो ना ही MDG में ना ही SDG में? दोनों में है। देखिए तो उलट करके, कोई उलटिए, कोई नोट्स है किसी के पास? नहीं लाए है? MDG में है या SDG में है? ओनली MDG, दैट्स द राइट आंसर। ओनली एमडीजी में है रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी। ठीक है, तो जो सिमिलर गोल है, देखिए 8 गोल किसमें थे? इसमें थे ना। एमडीजी में कितने गोल थे? 8 गोल थे। और कितना? एसडीजी में 8 गोल थे। एमडीजी में 8 गोल थे, एसडीजी में 17 गोल मौजूद हैं। तो जो दोनों में कॉमन गोल है उसको पढ़ना नहीं है, जो दोनों में अनकॉमन गोल हैं उसको पढ़नी है। क्योंकि रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी जो है वो एमडीजी में लिखा हुआ है, कहीं भी एसडीजी में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आंसर वहीं से क्वेश्चन सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए डाइऑक्सिन्स आर इमिटेड ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ। डाइऑक्सिन कब उत्पादित होते हैं? जब डीजल को कंबंशन किया जाता है, कोल को, प्लास्टिक को, बायोमास को। डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन प्लास्टिक से भी आती है, कोल से भी आती है ना। यहाँ में एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इसीलिए एनटीए ने बाद में इसको क्वेश्चन को ड्रॉप किया कि क्वेश्चन गलत है, इसीलिए क्या किया, क्वेश्चन को ड्रॉप किया और कितने मार्क्स मिले लोगों को? 2 मार्क्स फ्री किए, है ना। उसने आंसर गलत है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा होंगे, जैसे कोल भी जलता है, तभी प्लास्टिक भी, तो एक से ज्यादा जो पदार्थ इसमें दिए गए हैं सबको जलाने पर डाइऑक्सिन निकलती है। लेकिन ऑप्शन तो कोई एक ही चुनना था, तो आंसर गलत हो, क्वेश्चन गलत हो गया, इसीलिए ड्रॉप करके उसके आंसर सबको मिल गए। ले सकते हैं। अगला, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर हैज अ ऑप्टिकल कनेक्टर। जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर हैं, जो कि अभी हम देखते हैं कहां पर लगा रहा है, घर में जो लगाया जा रहा है, फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर हैज ऑप्टिकल कंसेंटर। In concentrating type solar collector has the area receiving the solar radiation is several times greater than the absorber area. जो कंसंट्रेटर एरिया होती है उसमें ज्यादा पाया था, कहां से? ऑब्जर्वर एरिया से। तो पहला तो सही है, लेकिन ये पहला दूसरा सही है। पहला क्या कर रहा है? फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर हैज ऑप्टिकल कंसंट्रेटर। ऑप्टिकल नहीं होती है इसके पास फ्लैट प्लेट के पास जो है ना ऑप्टिकल नहीं होती है।
इसका आंसर वैसे होगा डी। हाँ, पहला गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पर ऑप्टिकल नहीं होते हैं, शायद कॉक्सियल होते हैं या वायर्ड होते हैं, देख के बताएंगे इसका। डी, डी आंसर सही है, लेकिन ऑप्टिकल है या कॉक्सियल हमको याद नहीं, ठीक है ना, हजारों कंसेप्ट है ना, ठीक है, तो वो हम कंफर्म होकर बताएंगे, शायद कॉक्सियल वायर होता है या वायर्ड होते हैं डिवाइस, ऑप्टिकल नहीं होते। आंसर वैसे डी है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगर नहीं तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए, फ्लैट प्लेट सोलर पैनल में क्या यूज किया था, कॉक्सियल वायर होता है शायद, करिए गूगल पर, फ्लैट प्लेट सोलर पैनल यूज, शायद कॉक्सियल या वायर्ड होता है, ऑप्टिकल कंसंट्रेटर नहीं होती है। फ्लैट प्लेट सोलर, रमता सर्च करना है मोबाइल, वो तो पढ़िए रहे तो तू मर जो ना जाकर, वो पढ़ के पास हो तो माँ बाप के बेटी बन जेते, बस हो गई, हिस्सा ले लेते। वो कह रहा तो हम क्या करिए, कौन सा है देखिए ना, फ्लैट प्लेट सोलर कंसंट्रेटर कलेक्टर हैज ऑप्टिकल कंसंट्रेटर, नहीं कॉक्सियल होते हैं, ऑप्टिकल नहीं, क्या है, नहीं मिला, ऑप्टिकल नहीं होता है, शायद कॉक्सियल, कंसंट्रेटर, कंसंट्रेटर फ्लैट प्लेट्स नहीं मिला अभी तक, गूगल दे देंगे तभी चोरी नहीं हो पाएगा। तो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर हैज ऑप्टिकल कंसंट्रेटर, हाँ ऑप्टिकल नहीं होती ना, कॉक्सियल होती है इसमें शायद, ठीक है, ऑप्टिकल बिल्कुल नहीं होती है, क्या होती है, वायर्ड या कॉक्सियल होता है, हम बता देंगे इसको, नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास लिखा हुआ है, बस उसको पढ़ करके हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है, ओजोन लेयर इज इन द, आपको उस दिन हमने पढ़ाया था कौन सा, एटमॉस्फेयर का लेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है, ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है, थर्मोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में, वो उधर से काट दीजिए बाद में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओजोन परत किसमें होती है, किसमें होती है, क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में कैसे होगा, समताप में होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में किसमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तीन चीजें याद रखनी है, हमने उसे लिखवाया था, प्लेन किसमें उड़ता है, ओजोन किसमें पाई जाती है ना, रॉकेट कहां पर रहता है, ठीक है, जो हमारे मतलब उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वो कहां रहते हैं, ये तीन चीज फेवरेट उसका क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर, ठीक है, और दूसरी कि किसकी कितनी लंबाई है, वो मीटर में लिखा हुआ, किलोमीटर में, कि कौन सा परत कितना मोटा है, 8 से 12 किलोमीटर तक कौन है, 12 से 1500 किलोमीटर तक कौन है, तो वो आपको फिगर में सजा के दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, एमडीजी और एसडीजी गोल के बारे में दिया हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर सेट टू बी अचीव बाय 2030, स्टेटमेंट इज ट्रू और रॉन्ग, बबली स्टेटमेंट सही है गलत है, एमडीजी गोल अचीव करने के लिए दिए गए थे 2030 तक, और एसडीजी गोल अचीव करने के लिए दिया गया था 2015 तक, सही है गलत है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, एमडीजी बना था 2015 के लिए और एसडीजी बना था 2030 के लिए, ठीक है, उसी को स्टेटमेंट देकर क्या कर दिया, स्टूडेंट को फंसा दिया सीधा, क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत, ए बी होगा आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट,
ठीक है, डी कैसे हो जाएगा भाई? क्वेश्चंस पढ़ के ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आदत क्या रहती है पता है, असर्शन रीजनिंग वाला आदत रहता है हमारा, और उसमें हम मार देते हैं टिक। जब यहाँ आते तब देखते जा। तो अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो देख लीजिएगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत किस ऑप्शन में बोल रहा है, वही ऑप्शन मारिएगा। ये नहीं कि बी की जगह डी हो जाए, होती है बहुत बार, तो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद गलती। अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज। 39। हिंदी होगा ही क्योंकि भारत का अपना है, इंग्लिश भी है, और उसके साथ जुड़ा कौन था? फ्रांस, तो फ्रांस होगा तो फ्रेंच। बस, तो स्पेनिश बाद में आई है ना, स्पेन से तो चाइनीज होगी नहीं, क्योंकि दोनों किसका मिला हुआ था? फ्रांस का और इंडिया का। तो हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, ए बी सी इज द राइट आंसर। हाँ, ए होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन मैंने आपको लिखा हुआ ओ हेलो क्वेश्चन बनाओ, आई जो हाँ, अरे ये बनाओ। वाटर बोर्न डिजीज कौन सा है? कल ही हमने एक चीज भेजा है आपको ग्रुप में, कल गया है ना शाम में, देखे हैं शाम में क्या गया है? सो नहीं देखे है ना, और नहीं देखे तो क्वेश्चन गलती होती ना, ठीक है। कुछ फैक्ट्स उस दिन हम भेजे थे, कुछ फैक्ट हम पढ़ रहे थे, तो कुछ फैक्ट हमको मिला तो हम क्या किए, उसको भेज दिए, ठीक है। तो वो कल हमने भेजा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं जोड़ी थोड़े है, और उसी में से एक क्वेश्चन उठा के रख दिया गया। तो एक बात याद रखना भाई, जिस दिन एग्जाम है 18 तारीख का, तो 18 तारीख के 6 बजे भोर तक देखना है क्या कुछ आया है, क्योंकि हम कच पढ़ते रहते, तो जैसे कुछ नया लगा तो हम क्या करते, भेजते डायरेक्ट, ठीक है। तो वहां पर वो चीजें कहीं अगर आ गई तो 2 नंबर बढ़ गए ना कम से कम एक बार देखने से। तो वहां पर ये सारे बीमारियों का नाम लिखा हुआ है कि वाटर बोर्न डिजीज किसे कहते हैं, वाटर वॉश डिजीज किसे कहते हैं, वाटर बेस्ड डिजीज किसे कहते हैं, और वाटर रिलेटेड डिजीज क्या होता है। तो वाटर रिलेटेड में क्या था? वाटर रिलेटेड में क्या होगा? मलेरिया। डी का क्या हो जाएगा? 2। डी का 2 होगा तो यहां पर या यहां पर। और उसके बाद वाटर बोर्न डिजीज में कौन सा होगा, है ना? वाटर बोर्न में वाटर वॉश्ड में होगा या वाटर बोर्न में होगा? वाटर बोर्न में क्या होगा? वाटर बोर्न ब्रिज में कौन, अभी कोल्डा पड़ा था ना, हैजा। वाटर ए का हो जाएगा 3। वाटर वॉश में हो जाता है ट्राइकोमा। वाटर बेस्ड में हो जाएगा साइकोसिसोटोमिसियास, जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद डी का क्या हो जाएगा? 2। कौन सा? मलेरिया। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है। हमने कहा था ना कि आगे पीछे पूछता है क्वेश्चन कहा था ना कि आगे पीछे एसडीजी गोल ही पूछता है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पैटर्न्स टू क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शंस की चर्चा एसडीजी के किस गोल में की गई है? एसडीजी 11 में की गई है, एसडीजी 12 में की गई है, एसडीजी 13 में की गई है, एसडीजी 14 में की गई है। क्लाइमेट एक्शन वाली बात एसडीजी में कहां की गई है? 12 में ना, एसडीजी गोल इसमें 14 में। 12, 13, 14 कुछ तो लिखा ही होगा, सब बोल दे एक साथ। 36 सी एसडीजी 13 में, इसी तरह एसडीजी 13 में की गई है क्लाइमेट एक्शन की बात। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अलायंस ऑफ कंट्रीज मोस्ट ऑफ विच लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड पोल। प्रेजेंटली आईएसए इज हेडेड बाय इंडिया। मतलब आईएसए के अंदर वो सभी देश हैं जो मोस्टली कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पोल पर पाए जाते हैं। सही है गलत है? सही है या गलत है, सो बताइए।
सही है, क्या बात कर रहे हैं। वहां पर एक चीज लिखा गया, ध्यान सुनिए, पोल। पोल मतलब होता है ध्रुव। तो जो देश ध्रुव पर होगा या दक्षिणी ध्रुव पर होगा या उत्तरी ध्रुव पर होगा, वहां कभी भी सूरज की रोशनी जाएंगी जल्दी नहीं। मतलब वो देश आईएसए में ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पाए जाते हैं, जो बीच सेंटर है। देखेंगे ग्लोब में जो बीच सेंटर प्रदेश है उसके आसपास वाले देश उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा पाई जाती है। तो कहा कि यहां पर जो देश है वहां पर क्या करेगा, वो उत्पादन करेगा और पीछे वाले देश को क्या करेगा, भेजेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने आगे घर बना ली और पीछे किसी की जमीन है, तो क्या करिएगा, घर नहीं बनाने दीजिएगा उसको, रास्ता देना चाहिए ना। तो वही चीज, क्योंकि यूएन ने कहा, क्या कहा, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ठीक है। ये शांति युग है, युद्ध का नहीं। मोदी जी कहे थे ना, तो कहा कि भाई जो आदमी आगे है जहां पर गर्मी ज्यादा है तो गर्मी का यूज करो और क्या करो, सोलर एनर्जी बनाओ और पीछे वाले को सप्लाई करो। पीछे वाला सप्लाई मतलब जिसके पास सूरज कम जाती है, नहीं जाती है, ठंडा देश है, उसको क्या करो, सप्लाई करते चलो, पैसा भी हो जाएगा। इसीलिए कहा ना, OSOWOG, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड। और उन्होंने क्या कहा विजन, कि आप दुनिया में कहीं भी हो हम आप तक एनर्जी पहुंचाएंगे, चाहे वो नॉर्वे क्यों ना हो, है ना। तो उसमें एक चीज गलत, सब कुछ ठीक लिखा है, एक चीज लिख दिया, पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दो के बीच में जो देश है वो मोस्टली आईएसए के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ ये चीज ठीक है, आईएसए इज हेडेड बाय इंडिया। लेकिन एक गलती पूरे स्टेटमेंट में क्या कर दी है, गलत कर दी है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब भी पढ़ेगा आदमी तो पोल पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। और दिखेगा नीचे हेडेड बाय इंडिया, मतलब इंडिया भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, चलो ठीक है। और स्टेटमेंट वहीं पर गलत है, ठीक है। तो हार्ड कॉपी में क्वेश्चन है तो इस बार क्या होगा, इस तरह की गलतियां कम होंगी, ना के बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों याद रखनी है, पोल नहीं, क्योंकि पोल जब भी आएगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो जब भी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। दूसरा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट, नहीं एक मिनट, इसमें दो है साहब, इसमें दो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट का और यहां से दूसरा स्टेटमेंट शुरू है। हाँ, प्रेजेंटली आईएसए इज हेडेड बाय इंडिया, ये दूसरा स्टेटमेंट है इसमें, और वो पहला स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं वो ऊपर नीचे हो गया है, यहां से स्टेटमेंट सही है। हाँ वो ये ऑप्शंस का दे दिया गया है ना, हम सेट करने वाला हमको पता होगा ना, ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से आंसर होंगी डी। बीपीएससी हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन डी ही तक है तो ई ऑप्शन कहां से हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलो, हलोन्स काइंड ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वर एसेंशियली एंड वाइडली यूज्ड इन, हाँ क्या कि हलोन्स जो है वो क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अंतर्गत आती है, 5 में पढ़े थे ना। तो ये कहां से ज्यादा उत्पादन किया जाता है, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से, एरोसोल स्प्रे से, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो फायर जो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उससे। तो सबसे ज्यादा हलोन्स कहां पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर, सीएफसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रीज, फॉग, ये सारे सीएफसी सोर्स है, ठीक है। हलोन्स क्या हो जाएगा आपके, नहीं ये फायर अग्निशामक यंत्र से हलोन्स पाया जाता है, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, हलोन्स गैस। नहीं डी, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन उसका है, सीएफसी का, ये हलोन्स के बारे में पूछ रहा है अपने को, सी नहीं, एरोसोल नहीं होती जी। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, वाज अबाउट ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए। ओजोन लेयर के लिए कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल, क्योंकि वो पूछा गया यहाँ पर, ओजोन के प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल। बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी, नगोया ना,
और इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट 2 डिग्री सेल्सियस तापमान और डिग्री सेल्सियस कौन सी होंगी? पेरिस एग्रीमेंट। ये चारों के चारों क्या है? अगले बार क्वेश्चंस हैं। नहीं, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये है आपके क्योटो के, ये है आपके नगोया का, और ये है आपका पेरिस एग्रीमेंट का। ठीक है, अगला 28 का आंसर हुआ ना सर, ग्रीन गैस हाउस हाँ कम करने के लिए। डी नामा Psychostosomiasis, a water associated disease, is caused by ingestion of contaminated water, contact with contaminated water, lack of sufficient water to maintain cleanness, vectors grown on contaminated water। वो जल संबंधित रोग जो साइकोटोमिस है वो किस हिसाब से होती है? संदूषित जल के अंतर्ग्रहण से होती है, संदूषित जल के साथ संपर्क से होती है। अभी क्या पढ़ा था? वाटर साइकोटोमिस क्या है? कौन सा डिजीज है? जल जनित ना। जल जनित का मतलब क्या? जल जनित का मतलब, जल जनित का मतलब क्या? जल के साथ संपर्क रहेंगे तब ना। कोरोना जनित है। कोरोना जनित मतलब क्या? कोरोना के साथ संपर्क में है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। ठीक है, what is the correct sequence of processing involved in particular removal from largest smallest in waste from water treatment? वाटर ट्रीटमेंट करना है तो लार्जेस्ट से कहां जाना है? स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। 3 चीज दिए गए हैं और आपको मैंने लिखवाया भी था क्लास में कि वाटर को साफ करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल, है ना। दोनों चीज लिखे हुए हैं, एक है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। तो भाई वाटर को साफ करना है, तो वाटर को साफ करना है तो ये कुछ प्रोसेस आपको दिए गए हैं जिसमें बृहत्तम से कहां आना है? लघुत्तम तक आना है। मतलब पहले बड़े पार्टिकल्स को छांटने हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से छोटे पार्टिकल्स को पूरा साफ करना है। उसके लिए इस सभी प्रोसेस को किस सीक्वेंस में फॉलो किया जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सेडिमेंटेशन करेंगे, फ्लोकेशंस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले क्या किया जाएगा? सेडिमेंटेशन। बड़े चीजों को पहले निकालना है तो बड़े के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले स्क्रीनिंग कर लेंगे। अब बड़ा पार्टिकल्स है उसमें तो स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, उसमें कूड़ा कचरा मिला हुआ है तो स्क्रीनिंग से साफ नहीं हो जाएगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या? भाई बीच में जाल लगा दिया, पास करवा रहे, इसको तो कहते हैं ना स्क्रीनिंग। चाय जो हम छानते हैं वो स्क्रीनिंग प्रोसेस है। क्या है वो? स्क्रीनिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या आ जाएंगी? सेडिमेंटेशन। अब उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे मिट्टी जम जाएंगी। और उससे भी नहीं होता है तो फ्लक्चुएशन करना है, मतलब उसमें केमिकल्स को मिला करके फिर साफ करना है। आंसर हो जाएगा CAB। हाँ, पानी को साफ करने के 2 मेथड हमने बताए हुए हैं। कौन कौन से? एक फिजिकल और एक होता है केमिकल, है ना। तो जो क्लास नहीं आए थे, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है, वो लेकर के लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगले बार उसी से होंगे कि पानी को साफ करने के केमिकल प्रोसेस कौन से हैं, पानी को साफ करने के फिजिकल प्रोसेस कौन कौन से। ठीक है, 30 में से कितने कितने सही हुए? 8। ठीक है, अच्छा पढ़े हुए एक चीज कितने गलत हुए वो देखिएगा। उसमें SDG गोल वाला कितना गलत हुआ है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला कितना गलत हुआ है? कितना आपको सही हुआ है? 7। कितने? 12, 13, आपके 17, वाह बढ़िया, 18, 10 चोरियों ने मारा बोला जगह नहीं आवा तो बुझी जे तेज आदमी से तो छाप दी सीधे, या दुइटा भ सके छे, या अगर अहाँ से तेज हेतै तो पास अहाँ भ जाए, नहीं तो फेल भ जाए। ठीक है, 5। अच्छा अंकिता कितना? 7। अब तब 9, 12, 13, बहुत बढ़िया। 18 किसके? बबली का सही हुआ है ना, बढ़िया। 17 नहीं, वाह बहुत बढ़िया। कंटिन्यू इसी को नहीं, चलो अब कल से कंटिन्यू कैसे करेंगे वो बताता हूँ। मैंने बुक लेने के लिए बोला था ना, जो ले लिए अच्छी बात है, नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं है,
जब तक आ रहा है बुक तो एक एक जो सेट है उसको मैं क्या करता हूँ, स्कैन करके PDF बनाकर भेजता हूँ, और घर पर 1 घंटा जब एकदम सुख शांति की छाया हो, मंगल की माया हो, है ना, और दुनिया से आप क्या हो, बिल्कुल विरक्त की स्थिति में हो। विरक्त मतलब दुनिया से विरक्ति की स्थिति में। कहाँ मोड़ रहे हैं, अभी चल देगा भाई, चलेगा, हाँ चलेगा तो विरक्त की स्थिति में हो तो क्या करना है, सुनिए ना, उसको उस सेट को क्या करना है, उस सेट को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, उस सेट को सॉल्व करना है। और आज जो सेट गया है उसके मैं कल उस पर मैं प्रोसेस बता दूंगा। आपने सॉल्व किया हो नहीं किया हो, दैट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, ना आपके भरोसे ना किसी के भरोसे। हाँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कल मैंने फैक्ट जो लिखवाई थी, तो मैं 2 सेट सॉल्व कर रहा था, जो लास्ट के 2 सेट हैं आपकी बुक में, वो सॉल्व कर रहा था मैं बैठ करके। तो वहां से कुछ कुछ नई चीजें निकल के आई थी, जिसमें लर्निंग कर्व के बारे में आया था क्वेश्चंस, वो भी आपके लिखा हुआ है। अलग अलग स्केल के बारे में लिखा हुआ है रिसर्च में, लिकर्ट स्केल का कब प्रयोग किया जाता है, थॉर्नडाइक स्केल क्या है ना। तो उसमें जो मेजर फैक्ट्स हैं उसको भी क्या करेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे। और उसको नोट डाउन करके एक ऐसी कॉपी में रखिएगा जो एग्जाम से पहले आपके पास हो, भूजा वाले के पास ना हो, नहीं तो आप भूजा हो जाएंगे उससे। क्योंकि वो एक ऐसा भूजा है, क्योंकि नोट तो पढ़ लिए हैं, और वो क्या करेगा उस टाइम हेल्प करेगा बहुत सारी चीजों को लेकर। उस रात में क्या करनी है, सिर्फ वही उलटनी है ना, रात में क्या करनी है, सिर्फ वही उलटनी है, क्योंकि वो एक नए नए फैक्ट्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं बार बार। जैसे साइकोटोमियस देखेंगे, हर एक सेट में बार बार क्या किया, रिपीट किया गया। वाटर बॉर्न डिजीज को रिपीट किया गया, केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस को रिपीट किया गया। SDG गोल पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेट बाय सेट, अलग अलग सेटों में। तो वो क्वेश्चंस नहीं होगा, ऐसा नहीं कि नहीं रिपीट होगा, रिपीट फिर से होंगे, है ना। जैसे कल ही आपके कन्वेंशन का लिखवा था कि 92 वाले कन्वेंशन में क्या था, 2022 वाले कन्वेंशन में क्या है, जब अर्थ समिट हुआ था तो उसके 3 आउटकम कौन कौन से हैं, नहीं 3 संस्थाएं कौन कौन सी बनी थी, तो वो सारा चीज लिखा गया है ना। और अभी क्या करनी है, नोट्स नहीं पढ़नी है, क्वेश्चंस को पढ़नी है। क्या करनी है, क्वेश्चंस को पढ़नी है, और वहां जहां पर प्रॉब्लम आया उस टॉपिक को जाकर उलटना है। जैसे SDC से प्रॉब्लम था, क्वेश्चन गलत हुई है, तो थोड़ा सा SDC की उलट करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नोट्स को बार बार आप पलटने की जरूरत नहीं है, जहां जहां प्रॉब्लम होगी उसी चीज को पलटना है, बाकी चीज को पलटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसमें आपके सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस होंगे एक साथ मिले हुए। यूनिट नंबर 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 6 भी होंगे। जो सॉल्व हो पाए, जितने आपने पढ़ा है जो सॉल्व हो पाए उसको करिए, जो सॉल्व नहीं हो रही, बाकी जो क्लासेस चल ही रही हैं, तो वहां से आप क्या कर सकते उसको सॉल्व करिए, क्योंकि रुकेंगे तो थोड़ा सा लेट ना हो जाए इस वजह से। और बाकी लास्ट में मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन 100 करवाऊंगा अपने क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हाँ, बस एक चीज, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस को ध्यान से आंसर करना है, क्योंकि ध्यान से आंसर करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन वैसे भी सही हो सकता है, और नहीं ध्यान दिए तो हाँ, तो आप उसको बना के लाएंगे। हम नए टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट करना भी शुरू कर रहे हैं दोनों को। तो जब भी आइएगा खाना पीना खा के आइएगा, मन को एकदम शांत करके बैठिएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पर रहती है ना, इसी का हवा आता है, टेम्परेचर 10 गो मरकरी का रहता है ना, और तभी मास्टर पढ़ा रहा है, तो आपके मन दगदग नहीं होनी चाहिए कि तो की पढ़ रहे हो, क्योंकि यही 1 महीना जो है अच्छे खासे 18 के बाद आराम से रिलैक्स होकर के जहाँ जहाँ जाना होगा आराम से जाइए, और फिर जुलाई में आइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। आज मैं स्कैन करके भेजता हूँ, घर पर इसको बनाइएगा 1 घंटा लगा कर, है ना। किसके, वो तो मॉक टेस्ट, कौन सा टेस्ट, नहीं वो तो मॉक टेस्ट है। कभी कभी आपको, आप मान लिया टहल रहे हैं तो टहलेंगे खाली क्यों आप, तो उस टाइम क्वेश्चन करेंगे ना, नहीं वो छोटे हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखा है। वो इसलिए दिए गए कि जैसे आप टहल रहे हैं, आधे घंटे पढ़ने का मन नहीं किया आपको, तो टहलेंगे खाली क्यों, खाली क्यों टहलेंगे, तो खोलिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस करिए वहां पर, है ना। जैसे सोने का मन है, आप सोएंगे वैसे क्यों, मोबाइल चलाएंगे क्यों, क्वेश्चंस बनाएंगे, इसके लिए डाले गए। वो है जब ऑफ टाइम के लिए, हमारा जो मॉक टेस्ट है वो है ऑफलाइन के लिए, जब आप सो रहे हो, है ना।
हाँ, और जैसे मान लीजिए उठे और टहल रहे हैं, नहीं तो क्या है ना कि बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लीजिए। देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लीजिए, देखिए टहल रहे हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लीजिए, है ना। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना आता है ना, जैसे जियो सावन, विंक, स्पॉटिफाई, ये सारे क्या है बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाते रहते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लीजिए और मॉक टेस्ट खोल लीजिए, दोनों एक साथ खुल जाएंगे, क्योंकि आई हैव द स्मार्टफोन और हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। और उसमें क्या करिए, गाने भी सुनते रहिए और देते भी रहिए टेस्ट, है ना। तो मोबाइल जब भी लेके खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ काम, और उसको खत्म करना है सबको। हाँ, उस जितने भी मॉक टेस्ट हैं सबके खत्म होने चाहिए, सबके आईडी से। इसके हाँ, तो अभी और चढ़ेंगे ना, अभी यूनिट नंबर 9 के आए, 8 के चल रहे हैं, 6 के चल रहे हैं, 10 के चल रहे हैं। इसका तो सबको क्या करना है, खत्म जरूर करना है एक बार। क्योंकि जब खत्म करके जाएंगे ना तो हो सकता है क्वेश्चन वहां पर आए तो दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन तो किए हुए थे, थोड़ा सा याद करेंगे तो कहीं आ जाए मार्क्स। चलिए मिलते हैं कल, स्कैन करके भेजता हूँ, उसको करके आइए।